हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है क्लासो पे। मेरा नाम इंद्रभूषण है और आई एम एन एजुकेटर एट classo.in। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 8 बिगेस्ट बैंकरप्टसीज इन इंडिया इन द लास्ट 10 ईयर। वैसे तो बहुत सारी कंपनियां भारत में बैंकरप्ट हुई थी, बट हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 8 बड़े बैंकरप्सी की घटना को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, बैंकरप्सी की जो घटना है ना, वो एक रेगुलर घटना बन चुकी थी पूरी दुनिया भर में, और भारत में भी ये एक रेगुलर घटना बन चुका था। कंपनी के जो प्रमोटर जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, वो लोग बैंकरप्ट हो जाने के बाद इस बात को छुपाने की कोशिश करते थे। दे वुड हाइड द फैक्ट टू द इन्वेस्टर दैट द कंपनी इज गोइंग टू बैंकरप्ट। उसके बजाय ये लोग क्या करते थे, एक झूठा स्टोरी क्रिएट करते थे कि भाई कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है, कंपनी अच्छी खासी रेवेन्यू कमा रही है, अच्छी खासी प्रॉफिट कमा रही है, जबकि ठीक होता उसका उल्टा है। गवर्नमेंट को मजबूर होकर के इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाना पड़ा। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड कब आया था। ये रिफॉर्म लाने वाले का क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को। अगर क्रेडिटर्स और लेंडर्स कंपनी से पैसा रिसीव कर पाने में फेल हो जाती है, तो वो लोग एनसीएलटी के पास अप्रोच कर सकते हैं। एनसीएलटी जो है, इन क्रेडिटर्स और लेंडर्स का पैसा कंपनी के एसेट को बेच करके या कंपनी को बेच करके नीलाम करके इनका पैसा रिकवर करेगी। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत बेहतरीन ऐप के बारे में बताना चाहूंगा, जहां पर आप क्लास देख रहे हैं, जिस चैनल पर आप क्लास देख रहे हैं, क्लासो इंडिया का नंबर 1 कोचिंग क्लासेस को ओटीटी मोड में लेकर के आया हुआ है। जहां पर आप अगर क्लास 11 12 के बच्चे हैं, या फाउंडेशन के बच्चे हैं, इंटर के बच्चे हैं, या फिर फाइनल के बच्चे हैं, सारे के सारे कॉमर्स के बच्चे यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं ओटीटी मोड से। सबसे बड़ी खास बात कि आप इसको कहीं भी चला सकते हो, एनीवेयर एनी टाइम। आप घर पे पढ़ाई कर सकते हैं, आप ऑफिस में पढ़ाई कर सकते हैं, आप अपने कॉलेज में भी इसको ले जा सकते हैं, यानी मोबाइल में, लैपटॉप में, किसी भी डिवाइस में आप इसको प्ले कर सकते हो। तो ये पहला ओटीटी प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम, जहां पर आप कहीं पे भी मूवी देख सकते हैं, घर पे मूवी देख सकते हैं, आप किसी भी डिवाइस पर चला सकते हैं, सेम जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स एंड अमेजन प्राइम। इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, या फिर आप इस वेबसाइट पर www.classo.in पर विजिट कीजिए, और या फिर आप इसका एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप। मैं तो कहूंगा आज ही जाकर के डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज और वीडियोस मिलेंगे, और एंजॉय कीजिए। तो वापस से आते हैं हमारे टॉपिक पर, 8 बिगेस्ट बैंकरप्सीज इन इंडिया इन द लास्ट 10 ईयर। सबसे पहले नंबर पर आता है डीएचएफएल, जिसका पूरा नाम दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। डीएचएफएल जो है एक नॉन बैंकिंग एनबीएफसी कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसको एस्टेब्लाइज 1984 में राजेश कुमार वर्धमान जी के द्वारा किया गया था। यह कंपनी जो है 2 टायर और 3 टायर सिटीज में लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को घर लोन पर हाउसिंग फाइनेंस अवेलेबल करवाती थी, घर के लिए लोन लोगों को दिलवाती थी। एचडीएफसी के बाद डीएचएफएल जो है सेकंड नंबर पर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी। लगातार 30 साल तक इस कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही और अच्छा खासा ग्रो कर रही थी। इस कंपनी ने बाद में डैशेस पोस्ट बैंक होम फाइनेंस को एक्वायर किया। महाराष्ट्र के अंदर स्लम डेवलपमेंट एंड स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट पर भी इस कंपनी को काम मिला। मतलब कंपनी तरक्की कर रही थी, लेकिन प्रोजेक्ट्स और जो जितने भी काम थे उसको फाइनेंस करने के लिए इनको डेब्ट का सहारा लेना पड़ा। लेकिन 29 जनवरी 2019 को दोस्तों एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि डीएचएफएल कंपनी, और ये खुलासा कौन करता है, कोबरा पोस्ट, जो कि एक ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट हैं, जिन्होंने ये पब्लिश किया कि डीएचएफएल कंपनी 31,000 करोड़ रुपए अलग अलग सेल कंपनीज को ट्रांसफर कर रही है, जिससे इसके प्रमोटर्स को बेनिफिट हुए। और प्रमोटर्स का नाम क्या है, कपिल वाधवान, अरुणा वाधवान और धीरज वाधवान। इस बात को छिपाने के लिए कोबरा पोस्ट कंपनी ने करोड़ों रुपए के डोनेशन अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को दिए। स्लम डेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन के नाम पे 14,282 करोड़ रुपए इन कंपनियों ने सेल कंपनी में ट्रांसफर किया। भाई साहब, इनको 20 करोड़ रुपया मिला है, नाम पढ़ लीजिए, फैक्ट को छिपाने के लिए। डीएचएफएल कंपनी जो है वेल प्लान्ड ग्रोथ दिखा रही थी, जबकि ये वेल प्लान्ड स्कैम था। शुरू में कंपनी जो है मना करने लगी, भाई ये सब बकवास है, झूठ है, भाई हमारी कंपनी काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है। लेकिन इकरा, आईसीआरए, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इकरा ने कहा कि कंपनी जो है हाईएस्ट सेफ्टी रेटिंग, उन्होंने कंफर्म किया कि डीएचएफएल हैज हाईएस्ट सेफ्टी रेटिंग। 2019 में कंपनी को अपने अलग अलग बिजनेसेस को बेचने पड़े ताकि ये अपना डेब्ट चुका सके। काफी कर्जे से लदी हुई थी भाई। और यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं कि डीएचएफएल डिफॉल्टेड इन द बॉन्ड पेमेंट एंड ₹900 crore worth of interest payment
भाई साहब 900 करोड़ का ब्याज देने में डिफॉल्ट। इकरा की खुलासा के बाद इनका जो स्टॉक का प्राइस था 97% गिर गया। लास्ट में आरबीआई को मजबूर होकर के इनका बोर्ड को कैंसिल करना पड़ा। भाई अब कोई बोर्ड नहीं रहेगा। डीएचएफएल को एनसीएलटी के पास घसीटा गया और जांच बैठाई गई और बहुत सारी चीजों के बारे में खुलासा हुआ। डीएचएफएल बैंकरप्सी के मामले में सबसे आगे है क्योंकि भाई 90,000 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट, 90,000 करोड़ रुपए का डेप्ट डिफॉल्ट इन्होंने किया था। इसी वजह से भाई साहब यानी सबसे बड़ा डिफॉल्ट। खैर ये नीलाम हो चुकी है कंपनी और अब ये पिरामल ग्रुप के हाथ में है। दूसरे नंबर पर है भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, भूषण नाम से दो कंपनियां बैंकरप्ट हुई थी। एक कंपनी का नाम है बीपीएसएल भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड। अभी एक और कंपनी आपके सामने आएगी बीएसएल भूषण स्टील लिमिटेड। भूषण नाम की एक ही कंपनी थी भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड। इसका बंटवारा हो गया दोनों भाइयों में, एक का नाम रखा गया बीपीएसएल और दूसरे का नाम हो गया बीएसएल। खैर दोनों कंपनियां बैंकरप्ट हो गई। भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड को फाउंडेड इन 1970। हमारे देश की टॉप स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की गिनती में आती थी। तो 2007 से 2014 में ये कंपनी एक्सपेंशन करने के लिए काफी ज्यादा अमाउंट में लोन लेने लगी और ये लोन का काम जो है, लोन का यूज इन लोग वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए और बाकी जितना एक्सपेंशन प्रोजेक्ट था वहां पर ये यूज करती थी। इसका नतीजा ये भुगतना पड़ा कंपनी को कि 47,204 करोड़ रुपए का कर्जा के ऊपर आ चुका था। ये 33 बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को चुकाना था। ये जो कर्जा है ना 33 बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को चुकाना था। 47,204 करोड़ रुपए 33 बैंकों का। खैर कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर रही थी, प्रॉफिट भी कमा रही थी, लेकिन कंटिन्यूअसली ये लोग पेमेंट का डेडलाइन को मिस कर रहे थे लगातार। तो 2019 में सीबीआई जांच होती है और ये पता चलता है कि ये जो कंपनी है पैसे को 200 सेल कंपनी में डाइवर्ट कर रही थी, जिसके वजह से बैंक के पास काफी बड़ा अमाउंट में, ये न्यूज में भी आप लोगों ने सुना होगा उस जमाने में, एनपीए आ चुका था। तो भाई अब इसको एनसीएलटी के पास लेके गया कि चलो भाई लाओ हमारा पैसा। एनसीएलटी ने ऑक्शन किया, करवाया और ये कंपनी अब जेएसडब्ल्यू के हाथ में जा चुकी है, जो कि 19,700 करोड़ रुपए में चला गया। लेकिन इससे बैंक का 60% पैसा अभी भी डूब चुका है। वैसे बैंक का पैसा डूबा या पब्लिक का पैसा डूबा, जरा सोचिएगा। तीसरे नंबर पर आती है एसआर स्टील। एसआर स्टील जो है वो एसआर ग्रुप की कंपनी है, जो कि रुइया फैमिली के द्वारा 1969 में फाउंड किया गया था, सेटअप किया गया था। वैसे एसआर स्टील एक बार पड़ी थी डेप्ट ट्रैप के चक्कर में, लेकिन रिकवर हो गई थी। जी हाँ, 2002 में 2800 करोड़ रुपए का कर्जा था इनके ऊपर, 2006 में, लेकिन ये वापस से ठीक हो गए। दोबारा से एसआर बड़े बड़े एमबीएस प्रोजेक्ट प्लान पर काम करने लगी और इसके लिए इन्होंने काफी ज्यादा डेप्ट लेने लगा। लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे एनवायरमेंटल अप्रूवल में इनको डिले हुआ और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल गैस। तो ये दो कारण थे जिसकी वजह से एसआर का जो एमबीएस ग्रोथ प्लान था वो फेल हो गया। 2015 में आते आते तक इनके ऊपर 42,000 करोड़ रुपए का कर्जा आ गया। भाई कर्ज को चुकाने के लिए इनको अपना सामान का दाम गिराना पड़ा ताकि कर्ज का पैसा चुका सके, जल्दी जल्दी बेच करके पैसा चुका सके। डेप्ट था। लास्ट में कंपनी एनसीएलटी के पास जाती है और इसको नीलाम कर दिया जाता है। एसआर स्टील कंपनी जो है नीलाम होकर के एसआर मित्तल और आर्सलर मित्तल और जापान निप्पॉन स्टील के हाथ में चली गई, जो कि दोनों मिलकर के चला रहे हैं एसआर मित्तल एंड निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड। चौथे नंबर पर आती है लैंको इंफ्राटेक लिमिटेड। तो 1986 में लैंको इंफ्रा को लगतापति अमरप्पा नायडू और लगतापति राजगोपाल, जो उनके भतीजे थे, जो इनको फाउंड करते हैं, जो उनके भतीजे थे ना लगतापति राजगोपाल, वो लोकसभा के मेंबर भी थे। कंपनी काफी तरक्की कर रही थी शुरुआत में क्योंकि इनको बहुत सारे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे कंस्ट्रक्शन के। अब लैंको इंफ्रा जो है धीरे धीरे पावर सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, सोलर एनर्जी, कोल माइनिंग, अलग अलग सेक्टर में एंट्री करने लगी। 2010 में ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल थी और भारत का पहला इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर प्राइवेट सेक्टर में। 2012 में 2 साल बाद यूपीए गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से इनके बिजनेस को काफी बुरा असर पड़ा। तो हुआ यह था कि अप्रैल 2009 में जहां पे पावर टैरिफ 10 रुपए 78 पैसे थे, वो 2012 में जाकर के 3 रुपए प्रति यूनिट हो गए। यानी भाई 10 रुपए 78 पैसे से 3 रुपए, यानी 7 रुपया कम। ओह,
जिसके वजह से लैंको इंफ्रा का रेवेन्यू काफी कम हो गया। इसके वजह से उनको काफी मुश्किल हो गई लोन लेने में। उनकी आर्थिक हालत काफी ज्यादा खराब थी। 60% उनका खर्चा जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट करने पे जाता था। आरबीआई की लिस्ट में ये 12वें नंबर पर बैंकरप्ट कंपनी में से एक थी। तो इंडिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को एनसीएलटी के पास घसीटना पड़ा। उनके ऊपर इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग चल रही है। अगले नंबर पे आते हैं भूषण स्टील। भैया अभी तो हमने भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड के बारे में पढ़ा था, वापस से ये भूषण स्टील है, वो भूषण पावर एंड स्टील था, ये इसी का, ये दोनों अलग अलग कंपनियां हैं, ठीक है। दोनों भाई में बंटवारा हो चुका है। जिस तरीके से मुकेश अंबानी अनिल अंबानी, वैसे ये भी है। भूषण स्टील को फाउंड किया गया था 1987 में व्हेन ब्रिजभूषण सिंघल एंड हिज सन ब्रॉट ए स्टील फैक्ट्री इन हैदराबाद। ये भी काफी तरक्की कर रहे थे क्योंकि इनके पास जापानीज मशीनरी थी स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए। इनकी ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा कारण था इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को ये स्टील सप्लाई करते थे, जैसे कि मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, ये सब इनके कुछ बड़े बड़े क्लाइंट्स थे। भूषण स्टील को काफी अच्छा मौका मिल गया एक्सपेंशन करने का, जिसके लिए एक्सपेंशन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उनको काफी सारा लोन लेना पड़ा। लेकिन 2008 में इनके एक्सपेंशन प्लान पर पानी फिर गया क्योंकि स्टील के दाम बाजार में गिरने लगे और भूषण स्टील के ऊपर 11,000 करोड़ रुपए का कर्ज आ गया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 2008 में जहां पे स्टील का दाम 1265 रुपए डॉलर थे, वो घट करके 300 रुपए डॉलर पर 2012 में आ गई। ये अकेले भूषण स्टील ही नहीं, जितने भी स्टील इंडस्ट्री थे सब पर काफी बुरा असर पड़ा। खैर कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि लोन तो तब भी उनको लोन मिल रहा था, क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्ट थे कि भाई ये जो दाम है वापस से बढ़ जाएगा और वापस से सब कुछ ठीक हो जाएगा। वापस से बैंक ने 18,000 करोड़ रुपए का फ्रेश लोन कंपनी के नाम पे दांव पे लगा दिया, बट वापस से अच्छा समय भूषण स्टील के लिए नहीं आया। कंपनी लाखों कोशिश कर रही थी ग्रो करने का, लेकिन इसके बावजूद उनके सर के ऊपर काफी बड़ा कर्जा था। 31,839 करोड़, यानी अंग्रेजी में कहा जाए 32,000 करोड़ रुपए का डेप्ट था। 3.5 टाइम्स ऑफ द इक्विटी। कंपनी सून फॉल शॉर्ट ऑफ डेप्ट रिपेमेंट ऑब्लिगेशन, डेप्ट चुकाने में सक्षम नहीं रही। तो भूषण स्टील को भी एनसीएलटी के पास लेके गया और भूषण स्टील को नीलाम किया गया। अब ये कंपनी टाटा स्टील के हाथ में है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, भूषण स्टील लिमिटेड, ये कंपनी चली गई जेएसडब्ल्यू के हाथ में और ये चली गई टाटा स्टील के हाथ में। तो अब 6वें नंबर पर आते हैं मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी, मोटा भाई का छोटा भाई अनिल अंबानी। रिलायंस कम्युनिकेशन जो है अनिल अंबानी की सबसे बड़ी फेलियर में गिनी जाती है। एक जमाने में आरकॉम जहां लोगों को तगड़ा कंपटीशन दिया करते थे, आज आरकॉम का नामो निशान मिट चुका है। जब दोनों भाइयों में बंटवारा हुआ था तब आरकॉम जो है अनिल अंबानी के हाथ में लगा था। इस कंपनी के लिए सबसे बड़ी मिस्टेक ये कही जाती है कि उस जमाने में जहां जीएसएम अपनाया जा रहा था, वो सीडीएमए को अपना रहे थे, जबकि जीएसएम टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा ग्रो कर चुकी थी, सीडीएमए काफी पीछे थी। खैर अनिल अंबानी को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन काफी लेट हो चुका था और उन्होंने 3G और जीएसएम टेक्नोलॉजी को अपनाना चालू किया। साथ ही साथ एक काम उन्होंने और किया कि वो जो अपना सर्विसेज था 60% सस्ता दे रहे थे मार्केट में। और 2008 में आरकॉम जो था सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर था भारत के अंदर। 3G स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए आरकॉम को 8,500 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। लेकिन सबसे बुरा दौर तब शुरू हो गया जब 2G स्कैम में आरकॉम फंस गया। 2G स्कैम की वजह से करीब करीब 14 प्लेयर इंडियन मार्केट में, इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन में कमी आ गई। पहले जहां कम प्लेयर थे अब ज्यादा प्लेयर हो गए। धीरे धीरे आरकॉम अपना मार्केट में शेयर लूज करने लगी और वो चौथे स्थान पर रह गई। खैर एक मुसीबत थी, ऊपर से एक और नई मुसीबत तब शुरू हो गई जब मार्केट में जियो की एंट्री होती है और लोगों को फ्री में डेटा सर्विसेज देने लगी। 2017 तक आते आते आरकॉम के ऊपर 43,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, जहां की 2010 में उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 25,000 करोड़ का कर्जा था। एस्टिमेट से पता चलता है कि जो कंपनी का आधा पैसा, हाफ ऑफ द डेप्ट, वाज स्पेंड फॉर बाइंग द स्पेक्ट्रम। यार 8,500 करोड़ रुपए का उन्होंने स्पेक्ट्रम खरीदा था, जिसमें आधा पैसा उन्होंने डेप्ट लगा करके यूज किया था। 2017 तक आरकॉम अपना सारा ऑपरेशन बंद कर देती है और अपना सारा बिजनेस का एसेट्स बेचना शुरू कर देती ताकि डेप्ट को रिपे कर सके। लेकिन
अंत में इस कंपनी को एनसीएलटी के पास घसीटना पड़ा। अभी भी इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। अब अगला 7वें नंबर पे कंपनी आती है आलोक इंडस्ट्री। आलोक इंडस्ट्री वाज फाउंडेड इन 1986। आलोक इंडस्ट्री वाज वन ऑफ द इंडिया लीडिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि वर्ल्ड क्लास गारमेंट बनाती थी। ये काफी अच्छा ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी कमा रही थी, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक बार इनसे एक ही मिस्टेक हुआ कि आलोक इंडस्ट्री ने ग्रोथ और एक्सपेंशन के चक्कर में 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया। क्या मिस्टेक यह है कि पुराने प्लांट में काम करने के बजाय वो नए प्लांट खरीदने लगे, और आलोक इंडस्ट्रीज ने यह ध्यान नहीं दिया कि मार्केट में डिमांड गिर रहा है, जिस वजह से आलोक इंडस्ट्रीज का एसेट टर्नओवर काफी खराब हो गया। मार्केट में बहुत सारे अलग अलग कंपटीटर्स आने लगे और उनको कट थ्रोट कंपटीशन को भी फेस करना पड़ा। और एक सबसे बड़ी मिस्टेक ये मानी जाती है कि आलोक इंडस्ट्री 2007 में रियल एस्टेट के बिजनेस में एंटर करती है। 2008 में रियल एस्टेट का मार्केट भी बहुत खराब चल रहा था, तो लगातार नुकसान होने के बाद कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज बढ़ गया। आलोक इंडस्ट्री को 30,000 करोड़ रुपए अपने क्रेडिटर को चुकाना था। खैर, इस कंपनी को नीलाम कर दिया गया। अब ये कंपनी रिलायंस के पास है। कौन सा रिलायंस? मुकेश अंबानी वाले रिलायंस के पास और जेएम फाइनेंशियल एसेट के पास, जो कि 5,000 करोड़ रुपए में बिक गई। जेट एयरवे भारत की सबसे बड़ी एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइवेट एयरलाइन थी। 1992 में यह कंपनी स्थापित हुई थी। एक दिन में 650 जहाज उड़ाने का इनका एक रिकॉर्ड है। जेट एयरवे की कंडीशन काफी अच्छी थी बाकी एयरलाइंस के मुकाबले, लेकिन जेट जो है वो किंगफिशर के फेलियर की वजह से शिकार में आ गई। सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि बहुत ज्यादा फ्यूल एक्सपेंसेस बॉर्न करना पड़ता था एयरलाइन इंडस्ट्री को। एयरलाइन इंडस्ट्री में 40% जो खर्चा होता है वो एयरलाइन का फ्यूल का होता है, जिसको आप कस्टमर से तो रिकवर नहीं कर सकते थे। उस टाइम में क्या होता था कि बहुत तगड़ा कंपटीशन था। बाकी एयरलाइन जो था वो किंगफिशर अपनी टिकट काफी चीप रेट में बेच रही थी। जेट एयरवेज को भी अपना टिकट लो प्राइस में बेचना पड़ रहा था, जिसके वजह से एयरलाइन इंडस्ट्री की प्रॉफिट मार्जिन में काफी ज्यादा कमी आ गई थी ड्यू टू द कंपटीशन। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रुपये का वैल्यू घट रहा था, तो इंटरनेशनल एयरलाइंस के अंदर काफी ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता था। रेंट, मेंटेनेंस फी, रिफ्यूलिंग कॉस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफी ज्यादा चुकाना पड़ता था, क्योंकि रुपये जो थी वो एशिया की सबसे बुरा परफॉर्मिंग करेंसी थी। ये सारे के सारे कारण थे जेट के फेलियर के पीछे। तो खैर, अब जेट जो है, जेट एयरवेज एनसीएलटी के ट्रेडिंग्स के अंदर है। ये बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल है कि इतने बड़ी बड़ी बैंकरप्सियां हमारे देश में हुए हैं। हम पीछे देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है कि ये मिस्टेक जो इन्होंने किया है वो हमें नहीं करना है। सबसे बड़ी जो आपको सीख मिल सकती है कि हमेशा ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए आपको डेप्थ पे निर्भर नहीं होना चाहिए। खैर, आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। हम आगे और भी इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।